नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बज गए हैं। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है, योगी कैबिनेट में आज मंत्रियों को मिल सकता है उनका विभाग। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी। सीएम योगी के साथ में 52 मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रालयों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन खबर ये आ रही है, पुख्ता जानकारी ये मिल पा रही है कि आज दोपहर तक संभावित है कि मंत्रालयों का बंटवारा हो जाए। किसे मिलेगा कौन सा मंत्रालय, इस पर सभी की नजरें लगातार टिकी हुई हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है, किसका क्या पोर्टफोलियो होगा, किसे क्या मिलेगा, कौन सा चेहरा कौन सा विभाग संभालेगा। इस पर सभी की निगाहें नजरें लगातार टिकी हुई हैं और आज ये कहा जा रहा है कि दोपहर तक पूरी तस्वीर हो सकता है कि साफ हो जाए। ये बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। शुक्रवार को दूसरी मर्तबा सीएम पद की शपथ ली योगी आदित्यनाथ ने और उनके साथ में 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। उन 52 मंत्रियों को भी इंतजार है कि क्या कुछ किसके पास जाएगा, कितना उनको मिलेगा। और मंत्रालयों का, विभागों का बंटवारा ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर तक संभावित है। तमाम चेहरे भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। सहयोगी जो चेहरे जिनको मंत्री बनाया गया है सहयोगी दलों से, उनको क्या मिलना है, उनके हिस्से में क्या जाएगा, इसका भी लगातार वो इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा 52 के 52 मंत्री आप मान लीजिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि उनका पोर्टफोलियो क्या होने वाला है। ये बड़ी जानकारी, किसे क्या मिलेगा, इसके लिए इंतजार आज दोपहर तक का करना पड़ सकता है, ये कहा जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। अनुभव, आज दोपहर तक ये माने की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी या फिर लग रहा है कि और भी इंतजार करना पड़ सकता है? देखिए, माना तो यही जा रहा है कि आज दोपहर तक ये जो विभाग हैं वो मंत्रियों को अलॉट किए जा सकते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप देखिए तो दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं अगर उनको शामिल कर लिया जाए तो कुल 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 20 राज्य मंत्री हैं। इस तरह से ये 52 मंत्री कुल हुए। और विभाग किसको क्या देना है, किसको किस विभाग की जिम्मेदारी देनी है, ये तो मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव है। यानी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसको कौन सा विभाग देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस जगह से वो आए या उनका जो एक्सपर्टाइज है, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा जब भी विभागों का अलॉटमेंट होता है। हमने ये देखा है। और ख़ास तौर से अगर आप देखिए जिस तरीके से कुछ मंत्री जो हैं वो रिपीट हुए हैं, जैसे आप सुरेश खन्ना की बात करिए तो संसदीय कार्यों का उनका अनुभव है। पिछले योगी वन में वो संसदीय कार्य मंत्री रहे, सदन की जो कार्यवाही थी उसे बहुत सुचारू ढंग से चलाया। और अभी भी हमने देखा जिस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट है। क्यों इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि अभी प्रोटेम स्पीकर की जब शपथ हुई तो वरिष्ठ सदस्यों के रूप में उन्होंने भी शपथ ली है। 28 और 29 तारीख को नए सदस्यों को शपथ दिलाई जानी है, तो उसके लिए वो लगातार उसमें जुटे हुए कि कैसे पूरा कार्यक्रम होगा। तो माना जा रहा है कि उनको संसदीय कार्य तो विभाग दोबारा फिर से मिलेगा। इसके अलावा कोई एक एडिशनल विभाग हो सकता है। दूसरा, आप देखिए उप मुख्यमंत्री बनाए गए ब्रजेश पाठक। अभी हमने ये देखा है, खासतौर से अगर हम बीजेपी की 2-3 सरकारों को देखें तो जब भी नगर विकास विभाग की बात हुई तो वो लखनऊ से जो मंत्री रहा उसको मिलता रहा। कभी लालजी टंडन हुआ करते थे, फिर आशुतोष टंडन उनके बेटे, उनको मिला। इस बार वो मंत्री आशुतोष टंडन नहीं बने, तो माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक चूँकि लखनऊ से ही जीते हैं, लखनऊ कैंट से विधायक बने और फिर वो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और उनका एक्सपीरियंस भी रहा, पहले योगी वन में भी उन्होंने काम किया है, बेहतर ढंग से काम किया। जो जिस विभाग की जिम्मेदारी तो नगर विकास कहा जा रहा है कि उनको मिल सकता है। इसी तरह तमाम सारे और भी नाम हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब विभागों में ये देखा जाएगा कि किसकी क्या क्या एक्सपीरियंस है, किसका कहाँ पर एक्सपर्टाइज है, किसने क्या कुछ काम किया। जैसे अब आईपीएस की नौकरी छोड़कर आया सी अरुण, तो उनके पास अगर हम देखें तो कानून की जानकारी है, किस तरह से जो पुलिस सुधार की बात होती है उससे संबंधित चीज़ें उन्हें बेहतर तरीके से पता है। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। फिर पिछली सरकार में हमने देखा सुरेश राणा गन्ना मंत्री थे, वेस्टर्न यूपी से आते थे, गन्ना बेल्ट से आते थे, तो इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी वहाँ से देखिए भूपेंद्र चौधरी को दोबारा मौका दिया गया। चौधरी लक्ष्मी नारायण भी हैं, तो किसी एक को गन्ना विकास की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। पर्यटन को हमने देखा कैसे यूपी में पर्यटन की जिम्मा नीलकंठ तिवारी के पास था, चुनाव तो जीते पर इस बार मंत्री नहीं बनाया गया। तो माना जा रहा है कि पूर्वांचल से जो आ रहा है मंत्री बनाया गया है उसे इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब सतीश महाना के पास औद्योगिक जिनको रिपीट किया गया है, जो पहले भी कई दफा मंत्री रहे हैं जिनको रिपीट किया गया है, उनके पास तो अनुभव है और अनुभव के आधार
आधार पर ही उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन सवाल और चुनौती सबसे बड़ी ये कि जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार मंत्री बने हैं, उनको क्या दिया जाएगा, उनको विभाग देने में सबसे पहले बड़ा फैक्टर क्या होगा जो ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि 14 ऐसे हमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिख रहे हैं जिन्हें अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। 20 तो राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री के साथ समस्या नहीं, क्योंकि जो मंत्री मुख्य होगा उस विभाग का, उसके साथ एक सहयोगी मंत्री के रूप में राज्य मंत्री को रखा जाएगा। लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, उनको विभाग की जिम्मेदारी पूरी तरीके से दी जाएगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस क्षेत्र से, अब देखिए जैसे उपेंद्र तिवारी बलिया से आते थे, वो खेल कूद मंत्री थे, तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि बलिया से ही जीते, दयाशंकर सिंह को उस विभाग की जिम्मेदारी दी जाए। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा है। जैसे जेपी राठौर, अब वो संगठन से आए हैं और हमने देखा 2017 से 2022 की सरकार में देखा कि खास तौर से एक विभाग ऐसा रहा जो संगठन के ही पास रहा। जैसे वो था परिवहन का, स्वतंत्र देव सिंह पहले परिवहन मंत्री बने, फिर संगठन से गया अशोक कटारिया, उनको परिवहन मंत्री बनाया गया, और अब जेपी राठौर वो भी संगठन से गए हैं। अभी किसी सदन की सदस्य नहीं है, तो माना जा रहा है कि उनको इस बार पर्यटन की जिम्मेदारी, अगर हम कहें तो परिवहन विभाग की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कुछ कयास हैं, पर हमने जैसा पहले कहा, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री को ही तय करना है कौन सा विभाग किसको दिया जाए, कौन कहाँ पर किस तरीके से काम कर पाएगा, और किसका क्या काम करने की क्षमता है, क्या काम करने का अनुभव है, कौन कहाँ विशेष रुचि लेकर काम कर पाएगा। इन सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री देखेंगे और उसके बाद ही विभागों का ये जो बंटवारा है, जो अलॉटमेंट है, वो किया जाएगा। चलिए ठीक है अनुभव, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उनको ही ये देखना है, उनको ही तय करना है कौन कहाँ पर अनुभवी है, किसने कहाँ पर काम किया है, कौन किस में एक्सपर्ट है और कौन कहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सकता है। आप रहिए अनुभव हमारे साथ, आपके पास फिर लौट करके आएंगे और भी आगे तमाम बड़ी खबरें हैं, उस पर भी जानकारी आपसे लेंगे। एक और बड़ी खबर है, योगी 2.0 में शपथ लेने वाले 39 मंत्री हैं करोड़पति। जी हाँ, मंत्री मयंकेश्वर सिंह 58 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर मंत्री हैं, और इसके अलावा 43 लाख रुपए के साथ सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं। बड़ी खबर, शपथ लेने वाले मंत्रियों में 22 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और शपथ लेने वाले 9 मंत्री 12वीं तक ही पढ़े हैं। ये देखिए, पूरी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप में अलग हैं। देखिए, सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है वो भी हमने जानकारी आपको दे दी है। जो योगी मंत्रिमंडल में इस बार मंत्री बने हैं, जिन्होंने शपथ ली है, उनमें कौन कौन से मंत्री क्या क्या खासियत रखते हैं, वो जानकारी आपके सामने है। और उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद अब बसपा में मंथन का दौर शुरू हो चला है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक में कई बड़े फैसले कहा जा रहा है कि हो सकता है, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। और वेस्ट यूपी को मिल सकता है नया प्रभारी, ऐसी भी जानकारी है। संगठन में नए चेहरों को तवज्जो मिल सकती है, जगह मिल सकती है। करारी हार के बाद अब बसपा में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। लखनऊ कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस करारी शिकस्त के बाद क्या कुछ बड़े बदलाव बसपा में देखने को मिलते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वेस्ट यूपी को लेकर कोई बड़ी खबर निकल करके बाहर आ सकती है, नया प्रभारी मिल सकता है और नजर लगातार रहेगी कि बसपा सुप्रीमो आज क्या बड़े फैसले लेती है। लेकिन इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अनुभव शुक्ला मेरे साथ लगातार बने हुए लखनऊ से। अनुभव, देखिए, बीजेपी की अपनी तैयारी है, लगातार मंत्रिमंडल के गठन के बाद पोर्टफोलियो की चर्चा हो रही है, लेकिन बसपा विपक्षी दल जो कि इस बार करारी हार हुई है बसपा की और उसके बाद ये बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या कुछ आपको लगता है आज की होने वाली बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, इस बार जो चुनाव परिणाम है, अगर सबसे ज़्यादा किसी के लिए डिसअपॉइंटिंग रहे तो वो बीएसपी के लिए रहे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए रहे। क्यों? क्योंकि अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर बीएसपी ने किया तो इन्हीं चुनाव में किया। सिर्फ एक सीट पर बीएसपी जीत कर आई है और वो भी रसड़ा की सीट है। माना जाता है कि वहाँ पर जो वोट मिले उमाशंकर सिंह को, उनका जो व्यक्तिगत छवि है उसके हिसाब से उनको वोट मिले, उस वजह से उनको वोट मिले। तो ये एक बड़ी, अगर हम कहें तो आज बैठक खुद बीएसपी सुप्रीमो ने बुलाई है। इसमें सभी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो तो आएंगे, कोऑर्डिनेटर्स आएंगे, इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको भी बुलाया गया है और अब समीक्षा होगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जब 2007 से 12 में तो सरकार थी बीएसपी की, मायावती मुख्यमंत्री थी, उसके बाद जब चुनाव हुए 12 में तो चलिए
लगभग 90 के आसपास उनके विधायक जीत कर आए। फिर जब 17 में चुनाव हुए तो वो 90 की संख्या घटकर 19 हो गई, और जब 22 में चुनाव हुए तो 1 पर आ गए। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? कहाँ पर जो पार्टी के लोग हैं वो अपने कैडर के साथ या अपने लोगों के साथ क्या वोटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? जो माना जाता है कि जो पार्टी खासतौर से दलितों के बीच जो बहुत ज़्यादा, अगर हम कहें, उसकी एक अपनी पैठ है, तो क्यों आखिर ऐसा है कि जो दलित समाज है वो उसके साथ नहीं जा रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया? वोट परसेंटेज देखिए आप कितना घट गया बीएसपी का, और कई कई जगह तो इसको हम कहें तो जमानत भी बचानी मुश्किल हो गई। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सामने 2024 भी है, लोकसभा के भी चुनाव लड़ने हैं उनको। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सपा बसपा साथ आई, इसका फायदा मिला, 10 सीटें जीत ली बसपा ने। 2014 में क्या हुआ था? एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा की। पर अगर ये स्थिति आज की है, जब एक विधायक है, केवल एक ही विधायक जीत कर आया है, और 24 के जब जो पार्टी 4 बार सरकार में रही है, की क्या ऐसी स्थिति कैसे हो गई है, और जो अपना उनका कोर वोट बैंक था वो क्यों लगातार छिटकता जा रहा है? कहां पर कमी रही, कहां पर खामियां रही, उन्हीं पर विस्तार से बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। रहिए अनुभव हमारे साथ, आपके पास फिर लौट कर मैं आऊंगी। एक और बड़ी खबर है, गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट की आज से शुरुआत होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस फ्लाइट की शुरुआत करते हुए आपको नजर आएंगे। उड़ान योजना के तहत है इंटरस्टेट फ्लाइट, और गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की व्यवस्था हो रही है। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली इसकी शुरुआत करेंगे। बड़ी जानकारी है गोरखपुर और वाराणसी के लोगों के लिए। कुछ ही देर में सीएम योगी इसकी शुरुआत भी करने वाले हैं, वर्चुअली वो इसकी शुरुआत करेंगे उड़ान योजना के तहत, और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। इसी के साथ ही ये कहा जा रहा है कि 12 फ्लाइट की व्यवस्था की गई है गोरखपुर से वाराणसी के लिए। जो लोग गोरखपुर से वाराणसी जाते हैं, वाराणसी से गोरखपुर जाते हैं, उनके लिए और भी आसानी होने वाली है, उनके लिए सुविधा, और उन्हीं के लिए ये अच्छी खबर है आपके सामने हम रख रहे हैं। कुछ ही देर के बाद तस्वीरें सामने आएंगी जब वर्चुअल माध्यम से योगी आदित्यनाथ, देखिए ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी ये तस्वीरें हैं, वर्चुअल माध्यम से शुरुआत होगी फ्लाइट्स की, और गोरखपुर से ये फ्लाइट वाराणसी की तरफ चलेगी, वाराणसी तक चलेगी। और ये बहुत बड़ी सौगात है गोरखपुर से वाराणसी के लिए। नई उड़ान की शुरुआत आज से होने जा रही है, और उड़ान योजना के तहत ही, और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें नागरिक उड्डयन मंत्री वो हैं, और इस वर्चुअल माध्यम से जब इस योजना की शुरुआत हो जाएगी, नई फ्लाइट्स मिलेंगी, इस दौरान वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। गोरखपुर से 8 शहरों के लिए उड़ान, और कुल विमानों की जो संख्या है वो 12 हो जाएगी। अब से 12 फ्लाइट के जरिए लोग इधर से उधर जा सकते हैं। उड़ान योजना के तहत ही ये नई उड़ान भरने के लिए 12 फ्लाइट की सुविधा मिलने जा रही है। कुछ ही देर में तस्वीरें आएंगे योगी आदित्यनाथ की, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। वर्चुअल माध्यम से तमाम जो अधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं, सिंधिया भी आपको दिखाई दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, और साथ में योगी आदित्यनाथ इसका हिस्सा बनेंगे, और वही इसकी वर्चुअल माध्यम से शुरुआत भी करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी सौगात है। देखिए योगी सरकार 1.0 में भी आपने देखा कई सौगातें मिली उत्तर प्रदेश को, और जो थोड़ी बहुत कहीं पर कमी रही थी या फिर जो काम छूट गए थे वो काम अब पूरे किए जा रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पर ही देखा जा रहा है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट की आज से शुरुआत होने जा रही है। तस्वीरें आ रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं वर्चुअल माध्यम से। देखिए भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ एक तरफ हम गोरखपुर की बात करें तो बाबा गोरखनाथ का धाम से जाना हुआ ये शहर है, और राप्ती और रोहित नदी दोनों के किनारों पर बसा हुआ है। एक प्राचीन इतिहास के साथ जुड़ा हुआ ये शहर है, और भारत का गौरव। यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स के क्षेत्र में एक सिविल ऑनक्लेव प्रचारित वर्तमान में। हमारी कोशिश है कि इस सिविल ऑनक्लेव की क्षमता भी हम लोग बढ़ाएं, और 100 पैसेंजर से 300 पैसेंजर तक बढ़ाने का हमारा संकल्प है, जो आने वाले दिसंबर तक पूर्ण रूप धारण कर देगा। दूसरे तरफ वाराणसी, और वाराणसी शायद भारत की सबसे पुरानी बसी हुई शहर, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है, गंगा नदी के तट पर बसी हुई है,
और यहाँ जन्म, जीवन और मृत्यु त्रिमूर्ति का एक संगम हम अपने धार्मिक आस्था के साथ और हमारी फिलॉसफी के साथ, हमारे अध्यात्म के साथ हम पाते हैं। वाराणसी का नाम कहां से आया? दोनों वरुणा और अस्सी दोनों नदियों को जोड़कर शहर का नाम वाराणसी स्थापित हुआ। काशी विश्वनाथ धाम और यहाँ के मंदिरों का, संकट मोचन हनुमान मंदिर हो, दुर्गा देवी मंदिर हो, ये आस्थाओं का शहर है, आस्थाओं की नगरी। केवल 135 करोड़ जनता की नहीं, लेकिन पूरे भारतवासी, भारत की नहीं, लेकिन पूरे विश्व की आस्थाओं की नगरी। और जब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य स्वरूप का अनावरण किया योगी आदित्यनाथ जी के साथ, जो एक परिवर्तन आप दोनों ने इस क्षेत्र में लाया है, ये पूरे विश्व के हिंदू धर्म के एक एक व्यक्ति की आस्था के साथ जुड़ा हुआ एक मामला है। वाराणसी में हमारा 25,563 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट है और जो वाराणसी 11 शहरों से जुड़ा हुआ है। आज इस समर शेड्यूल के उद्घाटन के आधार पर, हमारे 2 शेड्यूल रहते हैं साल में, एक विंटर शेड्यूल और एक समर शेड्यूल। इस समर शेड्यूल के उद्घाटन के आधार पर जो शहर वाराणसी 11 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज 4 अतिरिक्त शहर गोरखपुर, जयपुर, गुवाहाटी और जम्मू 4 नए शहरों से जुड़ा जा रहा है। तो अब 15 शहरों से वाराणसी अकेले जुड़ा जाएगा। और अगर हम गोरखपुर की बात करें तो जहां गोरखपुर 6 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज अतिरिक्त 3 शहरों से जुड़ा जा रहा है। वाराणसी, कानपुर और बेंगलोर 3 नए शहरों के साथ जुड़ा जा रहा है। तो वाराणसी 11 शहर से 15 शहर से जुड़े जाएंगे और गोरखपुर वर्तमान के 6 शहरों से 9 शहरों तक जुड़े जाएंगे। और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका आह्वान, उनका निर्देश, उनका मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी का साथ, जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में ला पाए, शायद देश में अनोखा। जो उत्तर प्रदेश 9 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें केवल 3 अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, आज वह उत्तर प्रदेश जो 4 शहरों से जुड़ा हुआ था, 4 एयरपोर्ट से, आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट स्थापित हुए हैं पिछले 7 सालों के अंदर।